बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य था जहां पर एक प्रतापी राजा शासन करता था। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, महल, सैनिक, प्रजा का आदर। लेकिन एक चीज की कमी उसके जीवन में गहरी खलती थी। उसकी दो रानियां थीं, दोनों बेहद सुंदर, लेकिन दोनों ही निसंतान थीं। शादी को कई वर्ष बीत चुके थे। हर बार राजवैद्य और ज्योतिषी उपाय बताते, यज्ञ कराए जाते, लेकिन संतान सुख राजा और उसकी रानियों के भाग्य में लिखा ही न था। शुरुआती वर्षों में राजा धैर्य रखता रहा। उसने रानियों को सांत्वना दी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में एक उदासी गहराने लगी। महल में रौनक थी, लेकिन बच्चों की किलकारियां न होने के कारण वह अधूरी सी लगती थी। प्रजा के बीच भी कानाफूसी शुरू हो गई थी कि उनके राज्य को उत्तराधिकारी कौन संभालेगा। यह विचार राजा के हृदय पर बोझ की तरह चढ़ता गया। एक दिन राजा ने मन को हल्का करने के लिए नगर भ्रमण का निश्चय किया। वह अक्सर वेश बदलकर अपने राज्य में घूमता था ताकि प्रजा का हाल जान सके। उस दिन भी उसने साधारण वस्त्र धारण किए और कुछ सैनिकों के साथ नगर भ्रमण पर निकल पड़ा। शहर की गलियों में घूमते हुए जब वह नगर के बाहरी हिस्से तक पहुंचा तो उसकी नजर एक छोटे से खेत पर पड़ी। वहां एक गरीब किसान हल चला रहा था और उसके साथ एक युवती खेत में काम कर रही थी। युवती की आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं रही होगी। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत और मेहनत करते समय उसके माथे पर चमकते पसीने की बूंदें जैसे किसी हीरे की चमक से कम न लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अद्भुत आकर्षण था। राजा उस दृश्य को देखता ही रह गया। वह युवती किसान की बेटी थी जो अपने पिता के साथ खेतों में काम करती थी। उसकी सुंदरता और उसकी सहजता ने राजा को मोह लिया। राजा ने तुरंत अपने सेनापति को संकेत किया और धीरे से कहा, इस लड़की का नाम पता करो और उसके पिता से कहो कि राजा स्वयं उससे विवाह करना चाहता है। सेनापति तुरंत किसान के पास पहुंचा। किसान और उसकी बेटी उस समय हल चलाने और बोझा उठाने में व्यस्त थे। सेनापति ने अपनी भारी आवाज में कहा, सुनो किसान, तुम्हें भाग्य ने एक बड़ा अवसर दिया है। हमारे महाराज ने तुम्हारी बेटी को देखा है और वह उससे विवाह करना चाहते हैं। किसान चौंक पड़ा। उसके हाथ से फावड़ा छूट गया। उसने घबराते हुए कहा, हम तो गरीब लोग हैं, महाराज ने मेरी बेटी में ऐसा क्या देखा? राजमहल की शोभा तो राजकुमारी और राजघराने की कन्याएं होती है, फिर मेरी बेटी? सेनापति ने हंसते हुए कहा, राजा ने तुम्हारी बेटी को देखा है और उन्हें वह पसंद आ गई है। महाराज का आदेश है और उनकी इच्छा का सम्मान करना ही उचित होगा। युवती भी यह सुनकर सन्न रह गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि राजा उससे विवाह का प्रस्ताव देंगे। उसके मन में भय भी था और विस्मय भी। किसान ने कांपते हुए कहा, महाराज की इच्छा सर्वोपरि है। अगर यह उनका निर्णय है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा गई। कुछ ही दिनों में महल में विवाह की तैयारियां होने लगी। नगर भर में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। लोग आश्चर्यचकित थे कि राजा ने एक साधारण किसान की बेटी को अपनी तीसरी रानी चुन लिया। 2 रानियां पहले से थीं और दोनों ही यह समाचार सुनकर जल भून गई। उन्हें यह विवाह अपने लिए अपमानजनक लगा, लेकिन राजा की आंखों में फिर से चमक लौट आई थी। वह तीसरी रानी से विवाह कर अत्यंत प्रसन्न था। विवाह के कुछ ही समय बाद महल में परिवर्तन दिखाई देने लगा। कुछ महीनों बाद यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया कि नई रानी गर्भवती है। यह सुनते ही दोनों पुरानी रानियों का हृदय ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। जिस सुख से वे वंचित थी, वही सुख अचानक तीसरी रानी को मिल गया। समय बीतता गया और अंततः महल में एक राजकुमार का जन्म हुआ। राज्य भर में उत्सव मनाया गया। लोग खुशी से झूम उठे कि अब राज्य को उत्तराधिकारी मिल गया है। राजा अपने पुत्र को देखकर भाव विभोर हो उठा। उसकी गोद में अब वह किलकारी थी जिसकी कमी उसे सालों से खल रही थी। लेकिन इसी खुशी के बीच महल की गहराइयों में विषैले बीज अंकुरित होने लगे। पहली और दूसरी रानी के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन दिल में आग सुलग रही थी। वे अक्सर तीसरी रानी को ताने देती, तुम्हें क्या पता राजमहल के तौर तरीके, तुम तो किसान की बेटी हो, इस वैभव में रहना तुम्हारे बस की बात नहीं। तीसरी रानी इन बातों को सुनकर चुप रहती। वह जानती थी कि उसकी हैसियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए उसका पुत्र और राजा का प्रेम ही पर्याप्त था। परंतु रानियों की ईर्ष्या यही नहीं रुकी।
धीरे धीरे उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों रानियों ने गुप्त रूप से एक वैद्य को बुलाया जो विषों के ज्ञान में निपुण था। उससे उन्होंने एक ऐसा विष प्राप्त किया जो धीरे धीरे शरीर को भीतर से खोखला कर देता था। इसे खाने वाला व्यक्ति तुरंत नहीं मरता, बल्कि दिन ब दिन कमजोर होता जाता है और अंततः मृत्यु के मुंह में चला जाता है। उन्होंने योजना बनाई कि यह विष तीसरी रानी के भोजन में मिलाया जाए। महल की एक दासी को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। दासी वही थी जो रानी का भोजन तैयार करती थी। धीरे धीरे हर दिन भोजन में हल्का सा विष मिलाया जाने लगा। शुरुआत में कोई बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद तीसरी रानी की तबीयत बिगड़ने लगी। वह बार बार बीमार पड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कमजोर हो गया। राजा चिंतित हो उठा। उसने राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने तमाम जड़ी बूटियां और उपचार किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दिन ब दिन रानी की हालत बिगड़ती गई। वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गई। राजा दिन रात उसके पास बैठा रहता, उसका हाथ थामे आंसू बहाता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अंततः एक रात तीसरी रानी ने अंतिम सांस ली। महल में मातम छा गया। राजा टूटकर बिखर गया। जिस स्त्री ने उसके जीवन को पूर्ण किया था, वही अब सदा के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन यह षड्यंत्र यही खत्म नहीं हुआ था। दोनों पुरानी रानियां अब भी शांत नहीं हुई थी। उनके मन में यह क्रोध जल रहा था कि राजा ने उनके रहते किसान की बेटी को चुना और उससे संतान पाई। अब उन्होंने सोचा, जब तक राजा जीवित है वह हमारे अपराध पर पर्दा डाल सकता है। अगर उसे भी रास्ते से हटा दिया जाए तो राज्य हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। धीरे धीरे राजा के भोजन में भी वही विष मिलना शुरू हुआ। शुरू में तो किसी को शक न हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजा की सेहत गिरने लगी। उसका शरीर थकान से भर जाता, चेहरा फीका पड़ जाता और आंखों की चमक गायब होने लगी। राजवैद्य बार बार जड़ी बूटियां देता, लेकिन हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जाती। राजा सोचता था कि यह शायद रानी की मृत्यु का दुख है जो उसे भीतर से तोड़ रहा है, पर असली वजह वह जहरीला षड्यंत्र था जिसकी भनक उसे नहीं थी। महल के गलियारों में अब एक अजीब सा सन्नाटा फैलने लगा। सैनिकों और दासियों के बीच फुसफुसाहट थी कि महाराज पहले जैसे नहीं रहे। दोनों पुरानी रानियां बाहर से बड़ी सहानुभूति दिखाती, लेकिन भीतर ही भीतर उनके चेहरे पर संतोष की हल्की सी मुस्कान छुप नहीं पाती। वे जानती थी कि जैसे जैसे राजा कमजोर होगा, सत्ता उनकी मुट्ठी में आती जाएगी। कुछ ही महीनों में राजा का शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वह दरबार लगाने की ताकत भी खो बैठा। वह पलंग पर पड़ा रहता और बार बार अपने छोटे बेबे को देखने की इच्छा करता। राजकुमार अभी बहुत छोटा था, मासूम सा, अपनी माँ के बिना अधूरा। जब भी राजा उसे गोद में लेता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वह सोचता, अगर मैं न रहा तो इस नन्हे राजकुमार का क्या होगा। लेकिन नियति ने अब उसका समय पूरा कर दिया था। एक रात जब महल सो रहा था, राजा की सांसें धीमी होती गईं और आखिरकार उसने आखिरी सांस ली। सुबह होते ही खबर पूरे राज्य में फैल गई कि महाराज का देहांत हो गया है। शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन महल के भीतर दोनों रानियों के मन में यह एक जीत थी। वे सोच रही थी, अब रास्ता साफ है, राजकुमार को भी खत्म कर देंगे और फिर राज सिंहासन हमारा होगा। महल की दासियों में से एक दासी थी जो चुपचाप सब कुछ देखती आ रही थी। वही दासी जो तीसरी रानी का भोजन तैयार करती थी और जिसे मजबूरी में रानियों का आदेश मानकर विष मिलाना पड़ता था। उसने राजा के भोजन में भी वही जहर मिलते हुए देखा था। उसके दिल पर बहुत बोझ था। जब तीसरी रानी मरी, तब से उसका मन अपराध बोध से जल रहा था। अब राजा की मौत के बाद उसे साफ समझ में आ गया कि अगला निशाना छोटा राजकुमार है। वह रात भर सो न सकी। उसके दिल में डर और करुणा दोनों थे। उसने सोचा, अगर मैंने अब कुछ न किया तो ये मासूम बच्चा भी मारा जाएगा। मैं गुनहगार होते हुए भी इस पाप में और नहीं डूब सकती। मुझे इसे बचाना ही होगा। अगली रात जब पूरा महल सन्नाटे में डूबा था और दोनों रानियां अपने कक्षों में सो रही थी, वह दासी चुपके से राजकुमार के कक्ष में गई। छोटा सा राजकुमार पालने में सो रहा था। दासी ने कांपते हाथों से उसे उठाया और आंचल में छुपा लिया।
फिर वह बिना आवाज किए महल के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल पड़ी। रात घोर अंधेरी थी, हवा में सन्नाटा पसरा था। दासी तेजी से भागती गई। उसके पैर कांप रहे थे, पर उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति थी जो उसे आगे बढ़ा रही थी। वह जानती थी कि अगर पकड़ी गई तो मौत तय है, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं डर गई तो ये बच्चा मर जाएगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन इसे बचाना है। घंटों पैदल चलने के बाद वह जंगल के भीतर पहुंच गई। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़, अंधेरा और जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। वह थक चुकी थी, पर उसने राजकुमार को कसकर सीने से लगाया और एक बड़े पेड़ की जड़ के पास बैठ गई। धीरे धीरे सुबह हुई, पक्षियों की चहचहाहट गूंजी। दासी ने चारों ओर देखा। जंगल घना था, लेकिन यहां उन्हें कुछ समय तक कोई ढूंढ नहीं पाएगा। उसने तय कर लिया कि वह अब महल कभी नहीं लौटेगी। वह यही बच्चे को पाल पोसकर बड़ा करेगी। दिन बीतते गए। दासी ने जंगल के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा बना लिया। खाने के लिए जंगली फल, कंदमूल और नदी का पानी था। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो राजा की आंखों में थी। उसकी मासूम मुस्कान दासी के लिए जीवन का आधार बन गई। दासी अक्सर सोचती, अगर ये बच्चा बड़ा होकर सच जानेगा तो क्या होगा? क्या वह कभी अपने पिता का बदला लेगा? क्या उसे पता चलेगा कि उसकी माँ को किसने मारा, उसके पिता को किसने मारा? इन सवालों से उसका दिल कांप उठता, लेकिन वह यह भी जानती थी कि सच छुपाया नहीं जा सकता। जंगल में उसका जीवन कठिन था। कभी कभी जंगली जानवर पास आ जाते, कभी भोजन की कमी हो जाती, लेकिन दासी हर हाल में राजकुमार को सुरक्षित रखती। उसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह इस बच्चे की रक्षा करेगी। राजमहल में एक अलग ही खेल चल रहा था। दोनों रानियां अब सत्ता पर पूरी तरह काबिज होना चाहती थीं। लेकिन राज्य के मंत्री और सेनापति परेशान थे कि उत्तराधिकारी कहाँ है। वे जानते थे कि राजा का बेटा जीवित था, पर अचानक उसका कोई अता पता न था। रानियों ने झूठ फैलाया कि बच्चा बीमारी से मर गया है। प्रजा शोक में डूब गई, लेकिन बहुतों के मन में शक भी था। उधर जंगल में वह बच्चा हर दिन मजबूत होता गया। दासी ने उसे कहानियां सुनाकर, कान सिखाकर और प्रकृति के बीच पाल पोसकर बड़ा करना शुरू कर दिया। उसने उसे सिखाया कि दूसरों की मदद कैसे करनी चाहिए और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साल दर साल गुजरते गए। राजकुमार अब समझदार होने लगा था। उसकी आंखों में अक्सर यह सवाल उठता कि उसका असली परिवार कौन है, उसका जन्म कहाँ हुआ था। दासी उसके सवालों से बचने की कोशिश करती, लेकिन एक दिन सच सामने आना ही था। और उस दिन जब दासी ने उसे सब कुछ बताया, कैसे उसकी माँ को जहर देकर मारा गया, कैसे उसके पिता को भी धीरे धीरे मार दिया गया और कैसे उसे भी मारने की योजना थी, तो राजकुमार की आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन साथ ही उनमें दृढ़ता की आग भी जलने लगी। उसने दासी का हाथ थामा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपने पिता की गद्दी वापस लूं और अपनी माँ बाप की हत्या का बदला चुकाऊं। उस रात जंगल की खामोशी में राजकुमार ने अपने मन में प्रतिज्ञा की कि एक दिन वह राजमहल लौटेगा, वह न्याय करेगा और सच सामने लाएगा, और यही प्रतिज्ञा उसकी आने वाली कहानी की नींव बन गई। राजमहल में राजा की मृत्यु और राजकुमार के गायब हो जाने के बाद दोनों रानियों ने अपने लिए एक नई चाल चली। वे जानती थी कि राज्य बिना राजा के लंबे समय तक नहीं चल सकता। प्रजा धीरे धीरे सवाल उठाने लगी थी और मंत्री तथा सेनापति दबाव डाल रहे थे कि कोई योग्य शासक चाहिए जो गद्दी संभाले। दोनों रानियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे विवाह करेंगी, ताकि उनके पतियों में से कोई एक राजा बन सके और राज्य का संचालन हो सके। राज्यसभा में यह घोषणा हुई और शीघ्र ही दोनों रानियों के विवाह राजघराने के बाहर के प्रभावशाली राजकुमारों से कर दिए गए। इन विवाहों के माध्यम से राज्य की गद्दी को स्थायित्व मिला और दोनों रानियां अपने अपने पतियों के साथ पुनः शक्ति और ऐश्वर्य में डूब गईं। समय बीतता गया और दोनों रानियों ने एक एक पुत्री को जन्म दिया। महल में किलकारियां गूंजने लगी, लेकिन यह किलकारियां उस सत्य को छुपाने के लिए थीं जिसे वे गहराई से जानते थे कि असली उत्तराधिकारी तो कहीं बाहर जीवित है। साल गुजरते गए, वे पुत्रियां बड़ी होने लगी।
दोनों राजकुमारियां बेहद सुंदर, विदुषी और साहसी निकली। उन्हें महल में उत्तम शिक्षा दी गई। इसी बीच जंगल में वह राजकुमार जिसे दासी ने बचाया था अब युवक बन चुका था। उसका शरीर बलिष्ठ था, आंखों में वही तेज था जो उसके पिता की आंखों में था। दासी ने उसे मेहनत, परिश्रम और संघर्ष की राह पर पाला था। उसने जंगल में रहते हुए शिकार करना, घोड़े पर सवारी करना, तलवार चलाना सब सीख लिया था। राजकुमार अब किसी भी योद्धा से कम नहीं था। एक दिन दासी ने उसकी ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी पहचान पाओ। तुम्हारे पिता राजा थे, तुम्हारी माँ को महल की रानियों ने मार डाला और तुम्हें भी मरवा देती अगर मैंने न बचाया होता। तुम्हारा अधिकार है उस गद्दी पर और अब राज्य को तुम्हारी जरूरत है। राजकुमार ने गहरी सांस ली। वर्षों से उसके दिल में जो प्रतिज्ञा थी वह अब अंगार बन चुकी थी। उसने निश्चय किया कि वह अब महल लौटेगा। उसने सेनाओं को इकट्ठा किया, गांव-गांव जाकर अपनी सच्चाई बताई। लोग उसकी शक्ल देखकर दंग रह जाते, क्योंकि वह अपने पिता की सूरत से हूबहू मिलता था। धीरे धीरे प्रजा का समर्थन उसके पीछे खड़ा हो गया। जब यह समाचार महल पहुंचा कि असली राजकुमार जीवित है और अब वह वापस लौट रहा है, तो दोनों रानियों के होश उड़ गए। वे समझ गईं कि अब उनका खेल खत्म होने वाला है। लेकिन राजकुमार ने बदला लेने में जल्दबाजी नहीं की। उसने पहले दरबार में आकर सबके सामने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि उसकी माँ और पिता को किस तरह जहर देकर मारा गया और कैसे दासी ने उसे बचाया। दरबार में बैठे मंत्री और सेनापति सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत उसकी बात को सच माना, क्योंकि वे भी वर्षों से इस षड्यंत्र पर शक करते आ रहे थे। अब महल में एक नई समस्या खड़ी हो गई। राजकुमार लौट आया था और असली उत्तराधिकारी वही था, लेकिन दोनों रानियां अब भी शक्तिशाली थीं और उनकी पुत्रियां विवाह योग्य हो चुकी थीं। राजकुमार ने सोच समझकर चाल चली। उसने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुत्रियां राजघराने की प्रतिष्ठा बचा सकती हैं, तो मैं उनसे विवाह करूंगा। इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी और मैं भी अपने अधिकार पर बैठ सकूंगा। लेकिन याद रखना, यह विवाह मेरे बदले की शुरुआत होगी। रानियां पहले तो हंसी। उन्हें लगा कि राजकुमार उनकी पुत्रियों से विवाह करके हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने विवाह को स्वीकृति दी। भव्य आयोजन हुआ। दोनों राजकुमारियों का विवाह उसी राजकुमार से कर दिया गया। यह विवाह देखने के लिए पूरा राज्य उमड़ पड़ा। लोग खुश थे कि अब राज्य का असली उत्तराधिकारी लौट आया है। विवाह के बाद राजकुमार गद्दी पर बैठा। अब वह राजा था, लेकिन यह सिर्फ सत्ता का प्रश्न नहीं था, यह न्याय का प्रश्न भी था। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति और प्रभाव से दोनों रानियों को उनके असली स्वरूप में दिखाना शुरू किया। पहले उसने उनके सारे अधिकार छीन लिए। जो ऐश्वर्य और वैभव वे वर्षों से भोग रही थी, वह उनसे वापस ले लिया गया। नई रानियां यानी उनकी पुत्रियां अब उसके साथ थीं। वे अपने पति के न्यायप्रिय और साहसी व्यक्तित्व को देखकर उससे प्रभावित थी। वे जानती थी कि उनके जीवन के लिए यह विवाह मजबूरी नहीं, बल्कि नियति थी। उन्होंने भी अपने पति का साथ दिया। राजा ने दरबार में खुलेआम घोषणा की, इन दोनों स्त्रियों ने मेरे माता पिता की हत्या की। इन्होंने राज्य को छल से चलाया, लेकिन मैं इन्हें मौत की सजा नहीं दूंगा, क्योंकि इनके अपराधी होने का सबसे बड़ा प्रमाण इनके अपने जीवन की बर्बादी होगी। मैं इन्हें इस महल से बाहर निकालता हूँ। ये अब शाही स्त्रियां नहीं रहेंगी, बल्कि सामान्य जीवन जिएंगी और यह उनका असली दंड होगा। रानियां कांप उठी। जिन स्त्रियों ने सालों तक सत्ता और ऐश्वर्य भोगा था, वे अब अपमानित होकर दरबार से बाहर निकाली गई। महल की सारी दासियां और सैनिक उन पर थूकने लगे। प्रजा उन्हें शाप देने लगी। उनके चेहरे से घमंड का नकाब उतर चुका था। राजकुमार ने उनकी पुत्रियों यानी अपनी पत्नियों से कहा, तुम्हारी माताओं ने अपराध किया, लेकिन तुम निर्दोष हो। तुम मेरी पत्नियां हो और इस राज्य की महारानियां हो। तुम मेरे साथ रहोगी और मेरे साथ न्याय और धर्म की राह पर चलोगी। दोनों राजकुमारियां रो पड़ी। उन्होंने कहा, हम अपने पति और इस राज्य की सेवा में हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। हम अपनी माताओं के पाप का प्रायश्चित तुम्हारे साथ धर्मपूर्वक जीवन जीकर करेंगे। इस तरह राज्य में एक नया युग शुरू हुआ। असली राजा गद्दी पर बैठा। अपराधियों को उनकी औकात दिखाई गई और प्रजा ने चैन की सांस ली।
वह राजकुमार जो कभी जंगल में छुपकर पला था, अब एक न्यायप्रिय और महान राजा बन चुका था। उसकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि कैसे एक सच्चे उत्तराधिकारी ने छल कपट और पाप के साम्राज्य को न्याय और धर्म से समाप्त कर दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।